नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति अध्याय पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति एवं राष्ट्रपति के विधायी शक्ति को देखा था। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने कुछ शक्तियों के साथ आर्टिकल लगाए थे, यानी आर्टिकल के बारे में बताया था कि ये शक्ति इस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, तो आप लोग उस आर्टिकल को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में इस तरह से आर्टिकल पूछे जाते हैं। और आजकल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आर्टिकल पे ज़्यादा रिलेबल है एग्ज़ाम्स, ठीक है, यानी एग्ज़ाम में आर्टिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप शक्तियों के साथ उनके आर्टिकल को अवश्य ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम उससे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति तथा न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति को। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को बहुत फायदा होता होगा और सभी चीज़ें आसानी से समझ में आती होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के ऊपर कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है कि धन विधेयक पर पूर्वानुमति, यानी कि धन विधेयक जब भी पेश होगा तो उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी है, यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक धन विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। और ये व्यवस्था आर्टिकल 111 यानी 111 के तहत की गई है। ठीक है दोस्तों, ये व्यवस्था आर्टिकल 111 के तहत की गई है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही धन विधेयक संसद में पेश होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस आर्टिकल को अवश्य ध्यान में रखें। मैंने अभी बताया है कि आर्टिकल से जोड़कर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों को अगर ये आर्टिकल ध्यान रहेगा तो आसानी से आप उन सवालों का जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। उसके बाद है दूसरा कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जिसको कि हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि फरवरी के महीने में केंद्रीय बजट पेश होता है संसद में। तो ये बजट कौन पेश करता है? तो राष्ट्रपति पेश करता है। अब राष्ट्रपति लेके नहीं जाता है, राष्ट्रपति ये बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है संसद में, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका विवरण कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 112 में, यानी आर्टिकल 112 में दिया गया है। यानी आर्टिकल 112 में दिया गया है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद में प्रस्तुत करेगा, यानी करवाएगा वित्त मंत्री की सहायता से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि अनुदान की मांग में राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, यानी अनुदान की कोई भी मांग बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के नहीं की जा सकती है। किसी भी प्रकार का अनुदान होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अत्यंत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु, यानी आकस्मिक निधि जो होती है, जो भारत की आकस्मिक निधि होती है, उससे अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था। यानी आकस्मिक निधि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आकस्मिक निधि यानी कोई अचानक व्यय उत्पन्न हो गया, यानी अचानक से कोई खर्चा करना पड़ रहा है जिसकी व्यवस्था बजट के दौरान नहीं की गई है, तब उसके लिए खर्च गया रुपया कहाँ से आएगा? तो आकस्मिक निधि से आएगा, और इसकी व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई आकस्मिक खर्च आएगा तो उसके लिए जो भुगतान होगा वो आकस्मिक निधि से होगा और राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और ये जो है वो आर्टिकल 267 के, यानी आर्टिकल 267 के अनुसार ये व्यवस्था है। यानी ये व्यवस्था कहाँ है? आर्टिकल 267 में। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ये प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इस वित्त आयोग का क्या काम है?
तो इस वित्त आयोग का काम है कि जो राजस्व वसूला जा रहा है, यानी आप लोगों को पता होगा कि भारत में राजस्व वसूला जाता है। धन कैसे आता है देश में? तो राजस्व की वसूली से धन आता है। तो वो जो राजस्व वसूला गया, इस राजस्व का बंटवारा कैसा हो राज्य, केंद्र एवं राज्य में, यानी केंद्र जो है ये राज्य को किस प्रकार राजस्व दे, किस प्रकार का राजस्व दे ताकि वो अपना खर्च चला सके, इसकी व्यवस्था जो इसकी समीक्षा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। यानी राष्ट्रपति जो वित्त आयोग का गठन करता है उसका काम है कि राजस्व जो देना है राज्य को, वो किस आधार पर देना है, कितना देना है, इसकी व्यवस्था करना, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करना। और इस वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इस वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के हिसाब से? तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसका काम है राजस्व का किस प्रकार बंटवारा किया जाए, इस पर एक रिपोर्ट बनाना। और ये रिपोर्ट हर एक 5 साल के बाद संसद में पेश होता है और उसी अनुसार से राजस्व बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अब क्या देखते हैं? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, यानी कि न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को कुछ अधिकार प्राप्त है। न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को कुछ अधिकार प्राप्त है, उसी को न्यायिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहला अधिकार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसको कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, यानी आप लोगों ने सुना होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जितने भी न्यायालय हैं उन सबों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये हमने कार्यकारी अधिकार में भी पढ़ा था, यानी कार्यकारी शक्ति में पढ़ा था कि नियुक्ति का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, उसके अंतर्गत भी हमने पढ़ा था कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, यानी कि कोई ऐसा बात, कोई ऐसा मामला जिस पर राष्ट्रपति को लगता है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और ये शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखना आवश्यक है कि पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, यानी कि अगर किसी मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है कि सलाह दे, ये उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होगा तो सलाह दे भी सकता है, अन्यथा नहीं भी दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने, यानी उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह 2 बातों का ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है जो अभी मैंने बताई हैं। क्या सब? तो एक तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को, दूसरा यदि सलाह देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, यानी किसी भी दंड प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। और ये व्यवस्था कब है? आर्टिकल 72 के तहत। ये क्षमादान जो है इसका उपयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर। और इसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो
तो किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को बदल सकता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो उसके सजा को बदल करके आजीवन कारावास में कर सकता है, या किसी को सजा से मुक्त कर सकता है। सजा से मुक्त करने का तात्पर्य है कि वो गलती किया ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है आर्टिकल 72 के तहत, जिसका उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। और मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उसको मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उसको मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद है सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के तहत क्या सब है, तो सबसे पहले तो ये तीनों सेनाओं का प्रमुख है, यानी राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख है। ठीक है, और चूंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख है इसी नाते वह तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करती है, यानी ये तीनों सेना के कंबाइंड का हेड हुआ। तो अब ये तीनों सेना में अलग अलग एक एक प्रमुख की नियुक्ति करती है। ठीक है, जैसे जल सेना जिसको कि नौसेना कहते हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। थल सेना इस तीनों के प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कभी युद्ध होता है या युद्ध समाप्त होता है तो इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। यानी संसद अगर अनुमति देता है तो राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है किसी भी देश के साथ, या युद्ध विराम की घोषणा यानी शांति की घोषणा कर सकता है। और ये व्यवस्था राष्ट्रपति को किस शक्ति के तहत मिली हुई है, तो सैन्य शक्ति के तहत मिली हुई है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसी नाते वो युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा वो हमारी कार्यपालिका का भी प्रधान है तो इस नाते भी करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, यानी राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्ति दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उसके बारे में अब हम देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जब हो जाए देश में तो उस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा सकता है राष्ट्रपति देश में, एक तो जब बाहरी आक्रमण हुआ हो, यानी बाहरी कोई दूसरा देश भारत पे आक्रमण कर दिया हो, उस स्थिति में, या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, यानी भारत के किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो गया हो जिसको कि काबू करना थोड़ा कठिन कार्य हो, बहुत मेहनत का काम हो और जल्दी वो काबू में नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है आर्टिकल 352 के तहत। उसके बाद जो दूसरी आपातकालीन शक्ति है वो राष्ट्रपति शासन। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया जाता है, और जब देश में लगता है तो इसके सभी हिस्सों पर काम करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है, यानी किसी राज्य विशेष में लगाया जाता है। और ये दो स्थिति में लगाया जाता है। कौन से स्थिति में, तो पहली, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, यानी कोई भी सरकार बनाने के स्थिति में नहीं हो, सरकार नहीं बन पा रही हो किसी का, ठीक है, उस स्थिति में, या फिर जब विधानसभा भंग हो गया हो उस स्थिति में, यानी कुल मिलाकर के संवैधानिक तंत्र जब विफल हो गया हो उस समय राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और दूसरा, यदि केंद्र ने किसी आदेश को पारित किया, यानी किसी राज्य को कोई आदेश दिया और वहाँ की सरकार उस आदेश को पालन करवाने में असमर्थ रही, तो इस स्थिति में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और राज्य में जो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है वो आर्टिकल 356 तथा आर्टिकल 365 में है। दोस्तों आर्टिकल 356 का कहना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद लगाया जाएगा, जबकि आर्टिकल 365 का कहना है कि राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा वो तब लगेगा
जब केंद्र सरकार के किसी आदेश को पालन करवाने में राज्य सरकार असफल रही हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपातकालीन शक्ति का जो तीसरा शक्ति है वो है वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आधार पर आपातकाल लगाना। ठीक है दोस्तों। और इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 360 में। ठीक है, आप इन आर्टिकलों को अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी भारत में के जो राष्ट्रपति हैं उनको आपातकालीन शक्ति के तहत 3 शक्तियां मिली हुई है। कौन सी? तो राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति है। यहाँ दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है, यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना है वहाँ के राज्यपाल यदि सिफारिश करे राष्ट्रपति से शासन लगाने की तभी राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम वीटो पावर यानी वीटो शक्ति। दोस्तों जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति 3 काम कर सकता है। पहला ये कि उस पर स्वीकृति दे सकता है, दूसरा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और तीसरा ना स्वीकृति देगा ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, अपने पास रख लेगा यानी सुरक्षित रख लेता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके तहत राष्ट्रपति यानी इस दोनों में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करती है। स्वीकृति दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वीकृति मिल चुका है, वो नियम बन गया। अब यदि स्वीकृति नहीं देता है तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति जो है वो वीटो शक्ति का यूज करता है। उसमें पहला है अत्यंतिक वीटो। इसका प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब या तो विधेयक किसी गैर सरकारी सदस्य पेश किया हो, यानी ऐसा सदस्य पेश कर दिया जो संसद में मंत्री, सरकार में मंत्री ही नहीं है। ठीक है, या फिर ये जो विधेयक है वो उस समय राष्ट्रपति के पास आए या संसद से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास पहुंचे तब उस सरकार का विघटन हो जाए और दूसरी सरकार यानी दूसरा मंत्रिपरिषद का गठन हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके उसको सुरक्षित रख लेती है। जैसा कि 1991 में इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकटरमन। 1991 में क्या हुआ कि आर वेंकटरमन जब राष्ट्रपति थे उस समय संसद के वेतन और भत्ते को बढ़ोतरी के लिए वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के लिए विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया। कब भेजा गया? उस सरकार के विघटन होने से 1 दिन पूर्व, यानी जैसे कल यदि सरकार का विघटन होने वाला है तो आज इस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने इसको मतलब उस विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का उपयोग किया और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। राष्ट्रपति का कहना था चूंकि ये हमारे पूर्व अनुमति के बगैर पेश हुआ है, क्योंकि ये धन विधेयक से जुड़ा है तो हमारी पूर्वानुमति से के बगैर पेश हुआ है, इसलिए इसको अत्यंतिक वीटो का उपयोग करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के तहत क्या होता है? तो इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है। यानी किसी विधेयक में राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को इस वीटो का उपयोग करके पुनर्विचार के लिए लौटा देती है। यदि संसद उसी विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है, यानी राष्ट्रपति बाध्य है उसके बाद उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। उसके बाद है पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अपनी सहमति देगा और न ही उसे नकारेगा, चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेता है, यानी उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका उपयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया था? 1986 में ज्ञानी जैल सिंह। डाक संशोधन अधिनियम पर किया था। ठीक है,
1986 में ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने डाक संशोधन अधिनियम को अपने पॉकेट में रख लिया, यानी उस पर न स्वीकृति दी, न ही उसको अस्वीकार किया और न ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति से जुड़ी सभी शक्तियों को बारी बारी से देखा और इन शक्तियों से जुड़े जो अनुच्छेद थे उसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के सभी वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।